नमस्कार साथियों, मैं विवेक शर्मा बायोकोडॉन की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज से हम लोग संविदा शिक्षक भर्ती के लिए और इसके बाद सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन, पोषण, भोजन के बारे में बात करेंगे। पोषण एवं स्वास्थ्य, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन टॉपिक की बात करें। बहुत ही मजेदार टॉपिक है और यहां से कोई एक ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें प्रश्न पूछा जाए, चाहे वो आपके शिक्षक भर्ती के एग्जाम हो, चाहे पीएससी का हो, एसएससी का हो, एसआई का हो, जेल प्रहरी का हो, कोई सी भी शिक्षक भर्ती के एग्जाम हो, ऐसा हो नहीं सकता है कि इस वाले टॉपिक से प्रश्न आए। 100% प्रश्न पूछे जाता है। तो साथियों, हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पोषण के बारे में जानेंगे कि पोषण क्या होता है, उसके बाद में हम लोग स्वास्थ्य की बात करेंगे, हेल्थ की बात करेंगे। पोषण को न्यूट्रिशन बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। न्यूट्रिशन साथी क्या होती है? प्रोसेस होती है। कैसी? बायोकेमिकल प्रोसेस, जैव रासायनिक क्रिया। न्यूट्रिशन जो है एक जैव रासायनिक क्रिया होती है जिसमें कोई भी जीवधारी ऊर्जा प्राप्ति के लिए, किसके लिए? ऊर्जा प्राप्ति के लिए, शरीर की मरम्मत के लिए, अपनी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए, बात समझ रही साथियों? ठीक है क्या नहीं? अपने शरीर की वृद्धि के लिए किसका उपयोग करता है? वो भोजन का उपयोग करता है। एक बार फिर से देखें, पोषण एक ऐसी जैव रासायनिक क्रिया है, कैसी? जैव रासायनिक क्रिया, बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई सा भी जीव हो, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो अपने ऊर्जा प्राप्ति के लिए, एनर्जी के लिए, वो अपनी रिपेयरिंग के लिए, वो मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए, इसके अलावा बॉडी की ग्रोथ के लिए किसका उपयोग करता है? फूड का, भोजन का उपयोग करेगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहेंगे साथियों? उसे हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है क्या नहीं? इसकी परिभाषा आप लोगों को लिखा देता हूं मैं, जिससे कि आप लोगों को याद करने में तकलीफ ना हो। पोषण एक जटिल जैव रासायनिक क्रिया है, बायोकेमिकल प्रोसेस, जिसमें सभी जीवधारी अपने शरीर की वृद्धि यानी ग्रोथ के लिए, इसके अलावा मरम्मत के लिए, मरम्मत को हम लोग बोलते हैं रिपेयरिंग, उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए, बस है हमारी क्या नहीं? ऊर्जा प्राप्ति के लिए, फॉर एनर्जी के लिए, भोजन का उपयोग करता है, भोजन का उपयोग करता है। उसी को हम लोग पोषण कहते हैं। कैसी प्रोसेस है? जैव रासायनिक क्रिया है। इसी का हम लोग एक नाम और बोलते हैं फिजियोकेमिकल प्रोसेस। इसको फिजियोकेमिकल प्रोसेस भी कहते हैं, ध्यान रखना। इसी को क्या बोलेंगे? फिजियोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। इसमें यूज किसका करेंगे? भोजन का। क्यों करते हैं? क्योंकि भोजन के अंदर ही क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं। उन पोषक पदार्थों को लेने की जो पूरी प्रोसेस होती है, उसी को अपन क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। इस पोषण के कौन कौन से स्टेप हैं, ध्यान से देखें। पोषण के पद, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो मनुष्य के अंदर पोषण के कौन कौन से पद हैं? स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, इस न्यूट्रिशन के कौन कौन से पद हैं? सबसे पहले साथियों हम लोग भोजन का अंतःग्रहण करेंगे।
भोजन का अंतःग्रहण, इंजेक्शन ऑफ फूड, इंजेक्शन ऑफ फूड। हम जो भोजन लेते हैं उस भोजन को सबसे पहले लेके मुख गुहा में जाएंगे, मुख गुहा तक ले जाने की जो प्रोसेस है उसी को कहते हैं इंजेक्शन ऑफ फूड। उसके बाद भोजन को चबाया जाता है, भोजन को चबाना, चबाने को बोलते हैं मैस्टिकेशन। जो भोजन लिया है उस भोजन को चबाएंगे, यानी जो बड़े अणु हैं उनको तोड़ के छोटे अणुओं के अंदर, छोटे पार्ट्स के अंदर उसको चेंज करेंगे, मैस्टिकेशन। चबाने के बाद क्या होता है, निगलना, डिग्लूनेशन। निगलने के बाद भोजन कहां जाएगा, आमाशय में, वहां पर उसका क्या होगा, पाचन, जिससे बोला जाता है डाइजेशन। और डाइजेशन के बारे में साथ ही हम लोग पाचन तंत्र के अंदर पूरी बात कर चुके हैं, ठीक है। यानी जो विद्यार्थी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके एग्जाम के अंदर शारीरिक अंगों की जानकारी पूछी आती है, तो उसके लिए साथियों आपको बता दूं कि अपने चैनल पर बॉडी सिस्टम जितने भी आपको पढ़ाए जा रहे हैं उन सबको एक बार आप लोग पढ़ लें। उनमें प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से पढ़ाया जाता है, आप लोगों में थोड़ा सा कम आता है, लेकिन आप लोग अगर उन टॉपिक को पढ़ लोगे तो आपका बेसिक्स, आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। इसलिए उन टॉपिक को आप लोग पढ़ लें, आपके लिए अलग से भी पढ़ाए जाएंगे, लेकिन अगर आप पढ़ लेंगे अभी तो आपको ज्यादा फायदा होगा, ठीक है क्या नहीं। साथियों क्लासों को पूरा सुनना है, पूरा कंप्लीट देखना है। आपको पहले भी बोला मैंने कि साथ में एक रजिस्टर लेके बैठे, एक पेन लेके बैठे, जो भी चीज पढ़ाई जाती है उसको नोट डाउन करें। क्लियर है साथियों। तो पहले भोजन का अंतःग्रहण, उसका भोजन को चबाना, उसका निगलना, उसका क्या होता है भोजन का पाचन। पाचन का होता, स्टार्ट तो मुख से हो जाता है, लेकिन आमाशय में भोजन का पाचन होगा, छोटी आंत में भी होगा। पाचन का मतलब होता है पाचक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन कर देना, बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में बदल देना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं, पाचन कहते हैं। पाचन के लिए पाचक एंजाइमों की आवश्यकता होती है। जब भोजन का पाचन हो जाता है तो उसका क्या होगा, अवशोषण होगा, एब्जॉर्प्शन होता है। और एब्जॉर्प्शन कहां से होगा, हमारे छोटी आंत के अंदर, यानी जेजुनम इलियम के अंदर जो विलाई प्रेजेंट होते हैं, इन विलाई के द्वारा पचे हुए भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। और डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम की आवश्यकता होती है। जब भोजन का पाचन हो जाएगा, उसका अवशोषण हो जाएगा, उसके बाद एक स्टेप और आता है जिसे कहते हैं स्वांगीकरण। स्वांगीकरण को बोला जाता है एसिमिलेशन। स्वांगीकरण को एसिमिलेशन कहा जाता है साथियों। स्वांगीकरण का मतलब होता है हम जो भी भोजन लेते हैं, जिस भोजन का अवशोषण हुआ है, एब्जॉर्प्शन हो चुका है, वो अवशोषित भोज्य पदार्थ हमारे जीव द्रव्य का हिस्सा बन जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। एक बार फिर से सुने, अवशोषित भोज्य पदार्थों का, एब्जॉर्ब फूड मटेरियल का, हमारे प्रोटोप्लाज्म का यानी जीव द्रव्य का, कोशिका के अंदर जो पूरा जीव द्रव्य है उस जीव द्रव्य का हिस्सा बन जाना, उसी को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। नई स्वांग रचना को बनाना। हम कोई सा भी भोजन लें, वो भोजन हमारे शरीर का, हमारे शरीर की एक एक कोशिका का, एक एक अंग का हिस्सा बन जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक है कहीं साथियों। इसका अगला पॉइंट आता है बहिष्करण, यानी जो बेकार की चीजें होती हैं, इन बेकार की चीजों को बॉडी से, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, उस अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को शरीर से बाहर निकाला जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहिष्करण कहते हैं, इजेक्शन कहते हैं। यानी जिस भोजन का पाचन नहीं हो पाया, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है मल के रूप में, उसे बहिष्करण, इजेक्शन कहा जाता है। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं, हमारे पोषण के बेसिक स्टेप्स हैं, जिनके द्वारा पोषण की पूरी प्रक्रिया होती है। और पोषण हम लोग उपयोग किसका करेंगे, भोजन का। हम कोई सा भी भोजन लें, हम कोई सा भी भोजन लें, उस भोजन के अंदर से हमको 5 प्रकार के पोषक तत्व मिलेंगे मैम। ठीक है, एक तो हमको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, एक वसा, एक प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। ये 5 मेन पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, जो कि हमारे भोजन के अंदर उपस्थित होते हैं। आप कोई सा भी भोजन लें,
चाहे वो शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, किसी प्रकार का भोजन लें, लेकिन उसके अंदर ये मेन 5 प्रकार के हमको क्या मिलेंगे, पोषक तत्व मिलेंगे। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। इसके अलावा एक और होता है हमारा न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, वो भी इसी के अंदर प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब ये जो हमारे पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट हैं, इनको हम लोग किस प्रकार से डिवाइड करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। साथियों, हम लोग बात करेंगे पोषक पदार्थ, हमारे जो न्यूट्रिएंट है उन न्यूट्रिएंट की बात करेंगे। पोषक पदार्थ जो हैं इसमें आता कौन कौन है, ध्यान से सुने। इसमें एक तो हमारा आएगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट आएगा। दूसरा हमारा आता है फैट यानी वसा। तीसरा हमारा आएगा प्रोटीन। एक आता है हमारा विटामिन और अगला है मिनरल्स, जितने भी खनिज पदार्थ हैं, खनिज पदार्थ ये सब आएंगे। ये हमारे मेन पोषक पदार्थ हैं। इसका हमारा न्यूक्लिक एसिड भी आता है, ठीक है क्या नहीं? ये जो पोषक पदार्थ हैं इनको हम लोग अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे, ठीक है क्या नहीं? पहला जो प्रकार है वो इस साइड में लिख देते हैं, दूसरा प्रकार इस साइड में लिखेंगे। पहला जो प्रकार हम लोगों ने बनाया है वो बनाया है आवश्यकता के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर, ठीक है क्या नहीं? ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। इसमें हम लोगों ने 2 मेन टाइप बनाए हैं। एक हम लोगों ने बनाया है दीर्घ पोषक तत्व, मैक्रोन्यूट्रिएंट, और दूसरा हमने जो बनाया है वो है लघु पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। दीर्घ पोषक तत्व का मतलब होता है वे पोषक तत्व जिनकी हमको अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में आवश्यकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? दीर्घ पोषक तत्व का मतलब है वे पोषक तत्व, वे न्यूट्रिएंट जिनकी हमको ज्यादा मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। दीर्घ पोषक मैक्रो बोला जाता है, ये हमको ज्यादा अमाउंट में चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्योंकि हमको जो भोजन लेना होता है वो एक संतुलित मात्रा में लेना होता है। जब तक हम लोग संतुलित मात्रा में भोजन नहीं लेंगे, अर्थात संतुलित आहार नहीं लेंगे, तब तक हमारे शरीर की वृद्धि ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगी। इसलिए संतुलित आहार को लेना बहुत आवश्यक है, ठीक है क्या नहीं? उसके लिए हमको जो पोषक तत्व जितने मात्रा में, जितने अमाउंट में, जितने अनुपात में चाहिए उतना ही हमको लेना पड़ेगा। अगर उससे कम और ज्यादा लेंगे तो हमारे शरीर की वृद्धि नहीं होगी। तो जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है, इन तीनों को हमने किस में रखा है? दीर्घ पोषक तत्व, मतलब इनकी हमको अपेक्षाकृत ज्यादा मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए। एक 70 किलोग्राम के व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 400 से 500 ग्राम क्या चाहिए साथियों? कार्बोहाइड्रेट चाहिए। जो फैट है वो कम से कम 65 से 70 ग्राम चाहिए। प्रोटीन है वो भी लगभग 60 से 70 ग्राम के बीच में चाहिए। ये जो डाटा होता है ये आपको अलग अलग किताब में हो सकता है थोड़ा बहुत वेरी करे, लेकिन लगभग आपको इतना ही मिलेगा। बात समझ में आ रही है नहीं? लगभग इतने हमको पदार्थों की आवश्यकता होती है। ये मात्रा जो है ये थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में, इसलिए इसको हमने किसमें रखा है? दीर्घ पोषक तत्व में। किसकी तुलना में ज्यादा है? लघु पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट। इनकी हमको अपेक्षाकृत कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। जैसे विटामिन और मिनरल्स है,
ये हमको 400-500 ग्राम, 60 और 70 ग्राम नहीं चाहिए, इनकी बहुत ही कम मात्रा में हमको आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, लघु पोषक तत्व, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। ये हमने क्लासिफिकेशन किया किसके बेस पर, आवश्यकता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। दूसरा है क्रियात्मक दृष्टि के आधार पर, क्रियात्मक दृष्टि के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। इसको हमने, ये दूसरा प्रकार हमने किया है, ठीक है क्या नहीं, ये पहला प्रकार था, ये दूसरा प्रकार है। इसमें से देखो, ये हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये जो दोनों हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये हमारे होते हैं ऊर्जा प्रदान करने वाले, ऊर्जा प्रदान करने वाले, बात से हमारी की एनर्जी देने वाले, फॉर एनर्जी, फॉर एनर्जी, ये ऊर्जा देने वाले पदार्थ हैं। बात से हमारी क्या नहीं, कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, ऊर्जा के लिए सबसे पहली प्राथमिकता किसको दी जाती है, सबसे पहली प्राथमिकता हम लोग किसको देंगे, कार्बोहाइड्रेट को। ऊर्जा के लिए पहली प्राथमिकता कार्बोहाइड्रेट को दी जाती है, और कार्बोहाइड्रेट में भी किसको, ग्लूकोज को दी जाती है। ध्यान रखना है, ग्लूकोज कोशिकाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ग्लूकोज कोशिकाओं का प्रमुख ईंधन होता है, फ्यूल सब्सटेंस, फ्यूल सब्सटेंस है, प्रमुख ईंधन। उसके बाद दूसरी प्राथमिकता वसा को, ध्यान रखना है, वसा को दी जाती है। दूसरी प्राथमिकता किसको दी जाती है साथियों, वसा को दी जाती है। अब यहां से दो प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन गलत हो जाता है, एग्जाम में आ चुका है शिक्षक भर्ती के में, कि हमारा शरीर ऊर्जा प्राप्ति के लिए सबसे पहले प्राथमिकता किसको देगा, किसको देगा, कार्बोहाइड्रेट को। हमारे शरीर को प्रति ग्राम से ऊर्जा किससे ज्यादा मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से या फैट से। तो अगर प्रति ग्राम की बात करें तो हमको फैट से ऊर्जा ज्यादा मिलती है और कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा कम मिलती है। इससे मिलेगी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4.1 और 4.2 जूल तक, है ना। और फैट से कितनी मिलती है, फैट से मिलेगी अपन को 9.2 तक, फैट से कितनी मिलेगी हमको, 9.2 तक मिलती है। तो फैट से प्रति ग्राम से हमको ऊर्जा ज्यादा मिलेगी और कार्बोहाइड्रेट से हमको ऊर्जा कम मिलती है। लेकिन हमारा शरीर पहली प्राथमिकता फिर भी किसको देगा, कार्बोहाइड्रेट। क्यों, क्योंकि इसका डाइजेशन क्या होता है, आसान हो जाता है। ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं का प्रमुख ईंधन है, ये हमको तुरंत ऊर्जा देता है, ये हमको तुरंत ऊर्जा देता है। प्रश्न पूछा जाता है कि जो धावक होते हैं या जो खिलाड़ी होते हैं वो खेलने के यानी दौड़ने के पहले और दौड़ने के पश्चात किस भोजन का उपयोग सर्वाधिक करते हैं, तो किसका उपयोग सर्वाधिक करेंगे, वो ग्लूकोज का उपयोग करेंगे। कार्बोहाइड्रेट में भी किसका, ग्लूकोज का। जो धावक होते हैं, दौड़ने वाले होते हैं, वो दौड़ने से पहले या दौड़ने के बाद सबसे पहले यूज किसका करेंगे, ग्लूकोज का करेंगे। ग्लूकोज को एज ए सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में लेते हैं जिससे कि उनको तुरंत ऊर्जा मिल जाए। दूसरा जो है वो हमारा प्रोटीन। प्रोटीन ये तो कैसा हो गया, ऊर्जा प्रदान करने वाला, ऊर्जा प्रदान करने वाले। दूसरा हो गया निर्माणकारी पदार्थ, दूसरा कौन सा हो जाएगा, निर्माणकारी पदार्थ। प्रोटीन जो है ये हमारे शरीर का कैसा पदार्थ है, निर्माणकारी। ये सबसे फर्स्ट और ये सेकंड। प्रोटीन हमारा बिल्डिंग मटेरियल है, कैसा मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल। प्रोटीन अपना कैसा मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल है, जो कि शरीर को, कोशिकाओं को बनाने का काम करता है, कोशिकाओं को साथियों बनाने का काम करेगा कौन, प्रोटीन। विटामिन और मिनरल्स जो हैं
ये हमारे मेटाबॉलिक रेगुलेटर होते हैं। मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स होते हैं, उपापचयी नियंत्रक होते हैं। क्लियर है? तीसरी बात, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, विटामिन और मिनरल्स, इनके द्वारा हमको कभी भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। लिख देते हैं इस बात को, विटामिन एवं खनिज तत्वों के द्वारा कभी भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ये हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, मरम्मत के लिए आवश्यक है, उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है, लेकिन इनके द्वारा हमको कभी भी ऊर्जा नहीं मिलेगी। ऊर्जा के लिए सबसे पहली प्राथमिकता कार्बोहाइड्रेट को दी जाती है, दूसरी प्राथमिकता वसा को दी जाती है, और तीसरी प्राथमिकता उसके बाद हम किसको देंगे? प्रोटीन को देंगे। बात समझ मारी कि नहीं साथियों? इतनी बात को हम लोग याद रखेंगे। ये हमने पोषक पदार्थों की बात की। पोषक पदार्थों को हम लोगों ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक आवश्यकता के आधार पर और दूसरा हमने किसके ऊपर? क्रियात्मक दृष्टि के आधार पर। दो कैटेगरी में हमने क्या कर दिया? इनको डिवाइड कर दिया। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो। अब हम लोग बात करेंगे संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार संतुलित आहार को बोला जाता है बैलेंस डाइट। संतुलित आहार का मतलब साथियों एक ऐसा भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व एक निश्चित मात्रा में और एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। साथियों शरीर की अच्छी वृद्धि के लिए, अच्छे विकास के लिए हमको संतुलित आहार लेना आवश्यक होता है। बात समझ मार गई नहीं? यानी एक व्यक्ति को 70 किलोग्राम का व्यक्ति है, उसको कितना ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, कितनी वसा लेना चाहिए, कितनी प्रोटीन लेना चाहिए, कितने विटामिन और खनिज तत्व लेने चाहिए। इसी प्रकार से हर व्यक्ति का वजन अलग अलग होता है और हर व्यक्ति के हिसाब से जो बैलेंस डाइट होती है वो अलग अलग होती है। बात समझ मार गई नहीं? लेकिन हमको उतना ही लेना चाहिए जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता है। अगर अब उससे हम कम या ज्यादा लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? कुपोषण हो जाएगा। बात समझ मार गई नहीं? माल न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसमें अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन दोनों आते हैं। ठीक है क्या नहीं? तो संतुलित आहार का मतलब क्या है? ऐसा आहार, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें सभी आवश्यक पोषक पदार्थ एक निश्चित मात्रा में तथा अनुपात में पाए जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं साथियों? संतुलित आहार कहते हैं। इस बात को हम लोग ध्यान रखें। ठीक है क्या नहीं? कि हमको कितनी एनर्जी की आवश्यकता है, कितना हमको बिल्डिंग मटेरियल चाहिए, उस हिसाब से किस न्यूट्रिएंट को हम कितना लें। ठीक है क्या नहीं? दूसरा होता है असंतुलित आहार। अनबैलेंस डाइट, अनबैलेंस डाइट कहते हैं, असंतुलित आहार कहते हैं। क्लियर? तीसरी बात, ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक पदार्थ एक निश्चित मात्रा तथा अनुपात में नहीं पाए जाते हैं, उसी को साथ ही हम लोग क्या बोलेंगे? असंतुलित आहार कहते हैं, अनबैलेंस डाइट कहते हैं। क्या कहेंगे उससे हम लोग? अनबैलेंस डाइट कहते हैं। क्लियर? तीसरी बात, कोई दिक्कत तो नहीं?
और जब असंतुलित आहार लेते हैं तो उससे क्या होता है, कुपोषण होता है। उससे क्या होता है, कुपोषण होता है, माल न्यूट्रिशन होगा, कुपोषण। और कुपोषण जो होता है ये मेनली दो प्रकार का होता है। एक होता है अंडर न्यूट्रिशन, अल्प पोषण, और दूसरा होता है ओवर न्यूट्रिशन, अति पोषण होता है। ठीक है क्या नहीं, दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे, माल न्यूट्रिशन कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण कहा जाता है। ठीक है क्या नहीं, इसमें अल्प पोषण को अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन को अति पोषण कहते हैं। अल्प पोषण, अल्प मतलब कम है, यानी जब कोई व्यक्ति जो पोषक पदार्थ हैं जो आवश्यकता में, जिस आवश्यकता में उसको जरूरी है, अगर उससे कम लेता है तो अंडर न्यूट्रिशन। जब पोषक पदार्थ एक निश्चित मात्रा में एक आवश्यकता से कम लिए जाते हैं तब उसे अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं। और जब ये अंडर न्यूट्रिशन होगा तो व्यक्ति को बीमारियां होंगी, यानी अपन ये कह सकते हैं पोषक पदार्थों की कमी से होने वाले रोग, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट की कमी से हो, चाहे विटामिन की कमी से हो, चाहे मिनरल्स की कमी से हो, चाहे फैट की कमी से हो, चाहे प्रोटीन की कमी से हो, किसी की भी कमी से हो, अगर उनकी कमी से कोई रोग होगा तो हम लोग किसमें रखेंगे, अंडर न्यूट्रिशन में। और ओवर न्यूट्रिशन, पोषक पदार्थों की शरीर में अधिकता से होने वाले रोग। अधिकता से कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा मोटापा। जब पोषक पदार्थों को एक निश्चित मात्रा से ज्यादा लेंगे तो कौन सा रोग हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा। हाइपर विटामिनोसिस, हाइपर कोलेस्ट्रेमिया, हाइपर विटामिनोसिस, मोटापा, हाइपर कोलेस्ट्रेमिया, ये सब किसकी वजह से होती हैं, जब हम लोग पोषक पदार्थ एक निश्चित मात्रा से क्या लेते हैं, ज्यादा लेते हैं। जब हमारे शरीर के अंदर पदार्थों की अधिकता हो जाती है और जब कमी होगी तब भी बीमारियां हो जाती हैं। यानी हम लोगों को कैसा भोजन लेना चाहिए, संतुलित भोजन लेना चाहिए। WHO की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार संतुलित भोजन लेना चाहिए, लेकिन उस गाइडलाइन को फॉलो करना थोड़ा सा टिपिकल है, कठिन है, लेकिन कोई बात नहीं, हम WHO के अकॉर्डिंग ना ले पाए, लेकिन एक फिर भी कोशिश तो कर सकते हैं, प्रयास तो कर सकते हैं, जिससे कि हमको सभी पोषक पदार्थ एक निश्चित मात्रा में मिलते रहें। ठीक है साथियों, अब हमको एक इसमें महत्वपूर्ण बात ये देखनी है, बच्चों के अंदर, बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण होता है। प्रोटीन ऊर्जा क्या होता है, कुपोषण होता है। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी है। PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहते हैं, बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण कहा जाता है। ठीक है क्या नहीं, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहां से एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जा चुके हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती का हो, चाहे किसी प्रतियोगी परीक्षा का हो, किसी भी एग्जाम का हो, यहां से प्रश्न आ चुके हैं प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से। ये किसमें होता है, बच्चों के अंदर। बच्चों में जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण है ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है साथियों, दो प्रकार का होता है। बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये दो प्रकार का है, एक होता है क्वाशियोरकर और दूसरी बीमारी होती है मरासमस। पहली बीमारी क्वाशियोरकर और दूसरी मरासमस। बात समझ में आ रही क्या नहीं,
ये अपनी क्वाशोरकर है, ये मरासमस। दोनों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। दोनों ही बीमारी बच्चों के अंदर होती है। दोनों बीमारी किसके अंदर होती है? बच्चों के अंदर। मोस्टली जो 1 से लेकर 3-4 साल तक के जो बालक होते हैं उनके अंदर ये बीमारी हमको ज्यादा देखने को मिलेंगी, क्वाशोरकर और मरासमस। दोनों ही बच्चों के अंदर है, लेकिन दोनों में बेसिक अंतर क्या है? क्वाशोरकर कब होता है? जब बच्चे को भोजन तो मिलेगा लेकिन भोजन में उसको प्रोटीन नहीं मिल पाएगी। उसको भोजन की कमी नहीं है, भोजन तो प्रॉपर मिल रहा है, लेकिन उसको किसकी कमी है? प्रोटीन की कमी है। जैसे रिच फैमिली के जो लोग हैं, ठीक है, हमारी और आपकी फैमिली के जो लोग होंगे, उन बच्चों के अंदर क्वाशोरकर हो सकता है, मरासमस नहीं होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारा बच्चा भुखमरी का शिकार हो, उसको भोजन ना मिले। जो रिच फैमिली के लोग हैं उनके बच्चों को भोजन तो मिलेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उस भोजन के अंदर प्रोटीन की कमी हो, तो उस बीमारी को क्या बोलेंगे? क्वाशोरकर। भोजन में प्रोटीन की कमी के कारण, प्रोटीन कमी के कारण होने वाला रोग, भोजन में प्रोटीन की कमी के कारण होने वाले रोग को क्या बोलेंगे? क्वाशोरकर कहते हैं। और मरासमस क्या होता है? भोजन ना मिलने के कारण, भोजन ना मिलने के कारण भोजन न मिलने के कारण होने वाले प्रोटीन की कमी, यानी बच्चे को भोजन न मिलने के कारण प्रोटीन की कमी। ठीक है क्या नहीं? ऐसे लिख देते हैं, प्रोटीन की कमी, उससे क्या बोलेंगे हम लोग? मरासमस कहते हैं। इसमें बच्चा भुखमरी का शिकार है। बच्चा किसका शिकार है? भुखमरी का शिकार है। बच्चे को भोजन नहीं मिल पा रहा, भोजन ना मिलने की वजह से उसके अंदर प्रोटीन की कमी है। यहाँ भोजन तो मिल रहा है लेकिन भोजन के अंदर क्या नहीं मिल पा रही? प्रोटीन नहीं मिल पा रही। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? क्वाशोरकर कहते हैं। क्वाशोरकर के अंदर बच्चे के अंदर क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे हमको? इसके सिम्टम क्या क्या हैं, ध्यान से देखें। क्वाशोरकर जिस बच्चे को होगा उस बच्चे की भूख में कमी आ जाएगी। किसमें कमी होगी? भूख में कमी, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी उस बच्चे को भूख में कमी होगी। ठीक है क्या नहीं? दूसरा, उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास कमजोर होगा। फिजिकल और मेंटली वो बच्चा कैसा होगा? कमजोर होगा। उसके बच्चे के उसका पेट फूला हुआ, पेट फूला हुआ, ठीक है क्या नहीं? बात से मार के नहीं, कॉमा, संपूर्ण शरीर पर सूजन देखने को मिलेगी। संपूर्ण शरीर पर क्या देखने को मिलेगी? सूजन देखने को मिलेगी। बात समझ रही? पेट उभरा हुआ रहता है, पेट कैसा रहता है उसका? उभरा हुआ रहता है। ठीक है क्या नहीं? लंबे पतले पैर मिलेंगे, लंबे पतले पैर मिलेंगे। ऐसे बच्चे के जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं? लंबे पतले पैर होते हैं। ठीक है क्या नहीं? बात से मार के नहीं। दूसरा, बालों के सिर के मध्य भाग में, सिर के मध्य भाग में बालों की सफेद लाइन मिलेगी, सफेद लाइन बन जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्लैग साइन कहते हैं। ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि फ्लैग साइन जो बनता है ये कौन सी बीमारी के अंदर बनता है? ये किसमें बनेगा? क्वाशोरकर के अंदर। किसमें बनेगा साथियों? ये क्वाशोरकर के अंदर बनता है। तो ये जो सिम्टम है ये हमको कहां देखने को मिलेंगे? क्वाशोरकर बीमारी के अंदर। दूसरी बीमारी है हमारी मरासमस। मरासमस जो बीमारी है, जो भोजन ना मिलने के कारण बच्चे के अंदर प्रोटीन की कमी होगी, बच्चा भुखमरी का शिकार होता है। बच्चा किसका शिकार है साथियों? भुखमरी का शिकार है। ठीक है। दूसरा, इसकी त्वचा
झुर्रीदार हो जाती है, कॉमा हाथ पैर अत्यंत दुबले पतले हो जाते हैं। हाथ पैर इनके क्या होंगे? अत्यंत दुबले पतले। आंखें अंदर धसी हुई हो जाती है। आंखें अंदर धसी हुई हो जाती हैं। इन बातों को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है क्या नहीं? इनको बार बार दस्त लग जाती हैं, बार बार दस्त का लगना, ठीक है क्या नहीं? बच्चे को अत्यंत भूख उपस्थित होती है, अत्यंत भूख क्या होती है? उपस्थित होती है। ये सारे लक्षण हमको कहां देखने को मिलेंगे साथियों? मानस पक्ष के अंदर देखने को मिलेंगे। हम आगे पोषक पदार्थों की कमी की वजह से और कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इनकी कमी से भी बच्चों के अंदर कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है साथियों, इसी के साथ हम लोगों के इसमें अगली क्लास में पढ़ना है 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इन सभी के बारे में हमको डिटेल में चर्चा करनी है। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से पढ़ें क्योंकि सभी प्रकार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है। इस टॉपिक को इसलिए पहले लिया गया है, पहले शिक्षक भर्ती के लिए आपको प्रदूषण वाला टॉपिक चालू करने वाले थे, लेकिन आपको इस टॉपिक को लेकर के आए हैं क्योंकि बच्चों की डिमांड ज्यादा थी। महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो बच्चे बायो साइड से नहीं होते उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आती है, टॉपिक कम पड़ा हुआ होता है, इसलिए इस टॉपिक को पहले लेकर के आए हैं। ठीक है साथियों, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप लोगों को वीडियो पूरे देखना है जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आ सके। साथ में नोट्स बना के रखें, अपने रेस्ट और डॉट लेकर के बैठना है पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ते समय हमारा पूरा फोकस क्लास में ही होना चाहिए। हमको ऐसा फील होना चाहिए कि हम क्लास में बैठ करके पढ़ रहे हैं। ठीक है साथियों, धन्यवाद।